जय हिंद 12th क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस चैप्टर में नया टॉपिक है हमारे पास, नाम है कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक पूछे जाते हैं ये एग्जाम में। कार्बधात्विक यौगिक नाम से ही समझ में आ रहा है। कार्बधात्विक, कार्बन और धातु मुंह से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए नाम है कार्बधात्विक यौगिक। चलिए सुनिए होते क्या है कार्बधात्विक यौगिक। ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे किसी न किसी बंध द्वारा जुड़ा रहेगा। तो उन यौगिकों को कहा जाता है कार्बधात्विक यौगिक। यानी परिभाषा अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से दे सकते हैं, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे आबंधित रहता है, मतलब जुड़ा रहता है, उन्हें कहा जाता है कार्बधात्विक यौगिक। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे आबंधित रहता है उन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर से सुन लीजिए। बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे आबंधित रहता है उन्हें कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। फुल स्टॉप, ये परिभाषा हो गई। ठीक है, अब कार्बधात्विक यौगिक के प्रकार पढ़ लेंगे। तो कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से किसी न किसी बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, ऐसे तो जुड़ा नहीं रहेगा। तो बंध के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों के दो प्रकार हैं। तो पहले कहलाते हैं सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक। सिग्मा, ये वाले सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक, सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक, यानी इसमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे सिग्मा बंध के द्वारा आबंधित रहेगा, यानी जुड़ा रहेगा। तो परिभाषा इसी से बन जाएगी कि बेकार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सिग्मा बंध द्वारा आबंधित रहता है उन्हें सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए। बेकार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सिग्मा बंध के द्वारा आबंधित रहता है या जुड़ा रहता है उन्हें सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं इसके सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक के। एग्जाम्पल है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सूत्र था RMgX। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपन। टेट्राएथिल लेड, टेट्राएथिल C2H5, टेट्रा 4 एथिल लेड, TeL शॉर्ट फॉर्म था इसका, टेट्राएथिल लेड, इसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक के। तो ये पूछ दिए जाएंगे किसके एग्जाम्पल है, सिग्मा के हैं। दूसरा होता है पाई कार्बधात्विक यौगिक। पाई कार्बधात्विक यौगिक, पाई कार्बधात्विक यौगिक, पाई कार्बधात्विक यौगिक। तो इसमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे पाई बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, नाम से ही पता चल रहा है पाई कार्बधात्विक यौगिक है। तो परिभाषा बनी बेकार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे पाई बंध के द्वारा आबंधित रहता है यानी जुड़ा रहता है उन्हें पाई कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। बेकार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु सीधे कार्बनिक समूह का कार्बन परमाणु धातु परमाणु से सीधे पाई बंध के द्वारा जुड़ा रहता है उन्हें पाई कार्बधात्विक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए अब इसके। एग्जाम्पल है जाइसे लवण। ये पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है अपन ने, अब पढ़ेंगे। जाइसे लवण। एक होता है फेरोसिन, फेरोसिन, और एक होता है डायबेंजीन क्रोमियम, डायबेंजीन क्रोमियम। इनके बारे में पूछ दिया जाता है इसलिए अभी ये पढ़ेंगे। क्रोमियम, डायबेंजीन क्रोमियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पाई कार्बधात्विक यौगिकों के, जाइसे लवण, फेरोसिन, डायबेंजीन क्रोमियम। ठीक है, चलिए अब इनको स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं जाइसे लवण के बारे में। किसके बारे में? जाइसे लवण। जाइसे लवण, जाइसे लवण या जिससे लवण भी लिखा रहता है, जिससे लवण, जाइसे लवण बोले या जिससे लवण बोले। ठीक है, जाइसे लवण या जिससे लवण। दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। जाइसे लवण या जिससे लवण। चलिए ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो इसका सूत्र देख लो, फिर मैं आपको इसी में बता दूंगा।
PtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4। ये इसका सूत्र है जाइसे लवण का, ये इसका सूत्र है जाइसे लवण का। इसमें होता क्या है, प्लेटिनम धातु परमाणु है, प्लेटिनम धातु परमाणु है, ये 2 कार्बन के साथ सदैव पाई बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारा पाई कार्बधात्विक यौगिक है। देखिए संरचना है किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर Pt के साथ 3 Cl जोड़ना है, 1 2 3, ठीक है। ये 3 Cl अपन ने जोड़ दिए, तीनों Cl। अब क्या बचा है, C2H4, ये इस तरीके से जुड़ा रहता है, C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से CH2 या डबल बॉन्ड करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, CH2 इस तरीके से जुड़ा रहता है ये, ठीक है। ये बंध और बाहर K, इस पर धनावेश, बाकी इस पूरे पर होता है ऋणावेश। ये है हमारे पास जाइसे लवण और उसकी संरचना। चलिए अब समझ लिए, इसके बारे में लिखने वाले अपन क्या लिखेंगे वो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जाइसे लवण एक पाई कार्बधात्विक यौगिक है, जाइसे लवण एक पाई कार्बधात्विक यौगिक है जिसमें धातु परमाणु प्लेटिनम कार्बन परमाणु के साथ 2 कार्बन परमाणुओं के साथ पाई बंध के द्वारा सीधे आबंधित रहती है। यही कारण है कि जाइसे लवण को KPtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4 के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप। फिर से सुन लीजिए क्या लिखेंगे, जाइसे लवण एक पाई कार्बधात्विक यौगिक है जिसमें धातु परमाणु प्लेटिनम 2 कार्बन परमाणुओं के साथ पाई बंध के द्वारा सीधे आबंधित रहता है। यही कारण है कि जाइसे लवण को KPtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4 द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर ईटा की जो घात होती है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाती है, और जाहिर सी बात है जितने कार्बन परमाणु होंगे उनके साथ पाई बंधों की संख्या भी उतनी ही होगी। 2 कार्बन परमाणु का मतलब है यहाँ पर 2 पाई बंध बन रहे होंगे। कितने पाई बंध? 2 पाई बंध, ठीक है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जाइसे लवण में लिखेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे जाइसे लवण या जिससे लवण। इसमें लिखेंगे कि जाइसे लवण एक पाई कार्बधात्विक यौगिक है जिसमें धातु परमाणु प्लेटिनम का 2 कार्बन परमाणुओं के साथ पाई बंध के द्वारा सीधे आबंधित रहता है। यही कारण है कि जाइसे लवण को KPtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4 के द्वारा दर्शाया जाता है। फुल स्टॉप, ठीक है। और नीचे ये संरचना बना देंगे, तो ये हो गया हमारा कौन, जाइसे लवण। कौन हो गया, जाइसे लवण। अब आगे बढ़े, दूसरा देख लेते हैं फेरोसिन के बारे में। फेरोसिन के बारे में, फेरोसिन को सबसे पहले बनाया था किली और पाउसन नामक वैज्ञानिक ने, किली और पाउसन नामक वैज्ञानिकों ने। फेरोसिन को सबसे पहले किसने बनाया था, किली और पाउसन नामक वैज्ञानिकों ने। सूत्र देख लीजिए क्या होता है इसका, Fe ईटा की पावर 5 C5H5 का होल ट्वाइज, ये फेरोसिन का सूत्र होता है। ईटा की पावर 5 मतलब इसमें 5 कार्बन होंगे, ये रहे 5 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 5 पाई बंध बन रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। संरचना बता देता हूँ यहाँ पर, इसके बारे में फिर सुन लेना इसको। C5H5 5 कार्बन 5 हाइड्रोजन, 5 कार्बन और 5 हाइड्रोजन किसमें हो सकते हैं, ऐसे में हो सकते हैं जिसमें 5 कोने हो। जैसे बेंजीन में 6 कोने होते हैं, हर एक कोने पर एक एक कार्बन होता है। ऐसे ही ये C5H5 है, इसलिए 5 कोने होंगे, 1 2 3 4 5 हो गए 5 कोने, ठीक है। और ये इसकी नाभिक होगी बीच में, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। एक उल्टा ऐसा ही बना देते हैं नीचे भी, क्योंकि 2 हैं। C5H5 का होल ट्वाइस है। इस तरीके से बीच में Fe जुड़ा रहता है, आयरन। इस तरीके से इसकी संरचना होती है,
ठीक है, चलिए देखिए, तो फेरोसिन की बात करें, इसमें लिखेंगे कि फेरोसिन को सर्वप्रथम किली और पाउसन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था या संश्लेषित किया था। तो फेरोसिन को किली और पाउसन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था या संश्लेषित किया था। तो फेरोसिन को सर्वप्रथम किली और पाउसन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया था। इसमें धातु परमाणु आयरन, इसमें धातु परमाणु आयरन 2 साइक्लोपेंटा, साइक्लो का मतलब चक्रीय, साइक्लोपेंटा डायनिल रिंग के बीच उपस्थित रहता है। 2 साइक्लोपेंटा डायनिल रिंग के बीच उपस्थित रहता है या पाया जाता है। और कौन से बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा? पाई बंध के द्वारा, क्योंकि ये कैसा पाई कार्बधात्विक यौगिक है। यही कारण है कि इसकी संरचना को सैंडविच संरचना कहा जाता है। कौन सी संरचना? सैंडविच संरचना कहा जाता है। ठीक है, सैंडविच संरचना, सैंडविच बनाते हैं, 2 ब्रेड लेते हैं, 1 ब्रेड और यहां पर ली दूसरी ब्रेड, बीच में आलू रख देते हैं, 2 आलू बीच में होते हैं, दोनों ब्रेडों को इस तरीके से लगे रहते हैं। ठीक है, दोनों तरफ, इस तरफ भी ब्रेड और इस तरफ भी ब्रेड, और बीच में होते हैं आलू। ऐसा ही इसमें होता है। ये पेंटाडाइनिल रिंग, 2 पेंटाडाइनिल रिंग के बीच में आयरन धातु उपस्थित रहता है पाई बंध के द्वारा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। तो फेरोसिन को सर्वप्रथम किली एवं पाउसन नामक वैज्ञानिकों ने संश्लेषित किया था। इसमें धातु परमाणु आयरन 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच पाई बंध के द्वारा उपस्थित रहता है या आवंधित रहता है। यही कारण है कि फेरोसिन की संरचना को सैंडविच संरचना भी कहा जाता है। और इसे Fe⁵ C5H5 का होल ट्वाइस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फुल स्टॉप। और नीचे ये संरचना बना देंगे उसकी। ठीक है, चलिए ये हो गया फेरोसिन। फेरोसिन के बाद में लास्ट में देख लेते हैं इसका डायबेंजीन क्रोमियम। डायबेंजीन क्रोमियम नाम से ही समझ में आ रहा है। डायबेंजीन क्रोमियम सूत्र क्या होना चाहिए? डायबेंजीन मतलब 2 बेंजीन होना चाहिए और क्रोमियम होना चाहिए। तो क्रोमियम तो धातु परमाणु हो जाएगा अपना, डायबेंजीन क्रोमियम। तो क्रोमियम बेंजीन होगा मतलब 6 कार्बन परमाणु होंगे, इसलिए 6 होगी ईटा की पावर। क्रोम बेंजीन C6H6, डायबेंजीन मतलब 2, ये हो गया डायबेंजीन क्रोमियम। डायबेंजीन क्रोमियम। चलिए इसकी संरचना देख लेते हैं। बेंजीन नाभिक 2, ये हो गया 1, क्रोमियम बीच में, जैसी फेरोसिन की संरचना थी ऐसी इसकी भी संरचना होती है। ठीक है, इस तरीके से संरचना है डायबेंजीन क्रोमियम की। तो डायबेंजीन क्रोमियम एक पाई कार्बधात्विक यौगिक है जिसमें धातु परमाणु क्रोमियम 2 बेंजीन नाभिकों के बीच पाई बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। यही कारण है कि क्रोमियम की संरचना को सैंडविच संरचना कहा जाता है। इसमें वो स्थिति हो गई, सैंडविच जैसी स्थिति हो गई। और इसे Cr⁵ C6H6 का होल ट्वाइस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए डायबेंजीन क्रोमियम। इसमें लिखेंगे डायबेंजीन क्रोमियम एक पाई कार्बधात्विक यौगिक है जिसमें धातु परमाणु क्रोमियम 2 बेंजीन नाभिकों के बीच पाई बंध के द्वारा उपस्थित रहता है या जुड़ा रहता है। यही कारण है कि इसकी संरचना को सैंडविच संरचना कहा जाता है और इसे Cr⁵ C6H6 का होल ट्वाइस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फुल स्टॉप। और नीचे ये संरचना बना देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीनों एग्जाम्पल पाई कार्बधात्विक यौगिकों के। अब कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग देख लेते हैं कि कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग क्या है। यहाँ पर कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग देख लेते हैं। चलिए, तो कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग की बात कर लें। पहला अपन ने एक एग्जाम्पल देखा था सिग्मा कार्बधात्विक यौगिक RMgX ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। तो पहला उपयोग ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक जो है इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने में किया जाता है। इसकी सहायता से अपन ईथर बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड वगैरह बना सकते हैं, कीटोन वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट TeL के बारे में पढ़ा था, टेट्राएथिल लेड का उपयोग
तेल में अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है। विस्फोट वगैरह ना हो पाए, पेट्रोल वगैरह जब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं तो अपस्फोटन रोधी के रूप में TEL का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला हो गया कि ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण करने में किया जाता है। दूसरा हो गया टेट्राएथिलेट TEL का उपयोग तेल में अपस्फोटन रोधी के रूप में किया जाता है। दूसरे के बाद तीसरा, मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक का उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। मर्क्यूरी के कार्बधात्विक यौगिक का उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में किया जाता है। चौथा, विभिन्न प्रकार के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गए कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कार्बधात्विक यौगिक पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस